बच्चों, आज का लेक्चर है एटम के बारे में। और एटम के बारे में सारी चीज़ें कि एटम के अंदर क्या है, कैसे बिहेव करता है, और एनर्जी कैसी होती है, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, वेवलेंथ कैसे एब्जॉर्ब करता है, फ्रीक्वेंसीज कैसे एमिट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में है ये टॉपिक। तो एटम को समझाने के लिए, जैसा आप लोग को ऑलरेडी मालूम है क्योंकि हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में रादर हम और डिफरेंट चीज़ें भी पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमने सुना होता है कि एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बोली। डाल्टन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, डिफरेंट मॉडल हैं। हम अभी उनको नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे वो मॉडल जो आज की डेट में हम फॉलो करते हैं, दैट इज दी बोर मॉडल। नॉट नेसेसरी कि ये हम आज फॉलो करते हैं, आज से हम 50-100 ईयर्स के बाद फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे फिजिक्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर इसमें अलग अलग तरह की रेमेडी हमें दिखाई दे जाएंगी तो हम इस मॉडल को छोड़ देंगे। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल क्या बोलता है? लेट अस ऑब्जर्व दैट। दिस इज बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब बेसिकली ये एप्लीकेबल किसके लिए? ऐसे एटम के लिए जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। या हो सकते हैं हीलियम, बट हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हो सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसको He+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी हिसाब से अलग अलग तरह के हम एटम ले सकते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। परफेक्ट हुआ। हम इस तरह के पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और हम ये मॉडल समझने की कोशिश कर रहे हैं। बोर मॉडल क्या बोलता है? मैं आपको लिखवाता नहीं, मैं आपको सुना देता हूं लैंग्वेज के फॉर्म में कि बोर मॉडल बोलता है एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये मॉडल बोलता है, पहला पॉइंट, कि हर एक एटम में एक सेंट्रल कोर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन जिन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल, लेकिन इनमें मास होता है। मतलब इसमें भी मास होता है और इसमें भी मास होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, और उनका मास बहुत बहुत कम होता है, काफी कम होता है। तो उनको हम मास की कैटेगरी में इन जनरल नहीं रखते होते हैं। इसीलिए यहां पे बोला हुआ है कि ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम कहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है? न्यूक्लियस में। उसके बाद बोला जाता है अ सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड और इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो बोर मॉडल का पहला पॉइंट आपसे बोलता है कि हमारे पास एक सेंट्रल कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसपे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है, और सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और इनको घूमने के लिए हमें मालूम है, दुनिया में कोई भी चीज घूमेगी तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इनको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल चाहिए वो कहां से आता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आता है। हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है विद वेलोसिटी v। ये v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, और कितने रेडियस में? r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और वो कितना आएगा? वो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 किसको बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज है, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z के बराबर है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? Ze के बराबर। आई थिंक आपको समझ में आता होगा। तो अगर हमारे न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? Ze। सो दिस इज Q1 विच इज बेसिकली Ze, दिस इज Q2 विच इज E डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे हम लोग? R²। मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कहां पे लगेगा? न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, और वो आएगा Q1 Q2 अपॉन R²।
इतना फोर्स काम करेगा और ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r। ये हमारे पास एक रिलेशन जनरेट होगा फोर्स का। पर ध्यान से देखें तो हमें ये मालूम होगा कि ये एटम कौन सा है, इसका मतलब हमें इसके z के बारे में पता होगा। E हम ऑलरेडी जानते हैं, K का मतलब होता है 9 × 10⁹, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ये सब कुछ पता है। M का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ये हमें पता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये कितनी रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है। इसका मतलब R हमारे लिए अननोन है और V हमारे लिए अननोन है इस वाले रिलेशन में, और इक्वेशन अभी तक हमारे पास एक है। ये हमारे पास रिलेशन आता है। अगर हम K की वैल्यू लिखें तो कह सकते हैं 1/4πε0 के बराबर होगी। हम वैक्यूम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस वजह से। फिर इसी चीज को समझाने के लिए जो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, काफी पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। और वो क्या थी, वो ये थी कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो काफी तेज चल रहा होगा। अगर वो काफी तेज चलेगा तो वो वेव फॉर्म बनाएगा। देखो ऐसे कुछ चलेगा, मतलब इट विल नॉट बी मूविंग लाइक सर्कल, इट विल बी मूविंग लाइक अ वेव नेचर, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये पार्टिकल नहीं होगा, ये वेव नेचर होगा। ऐसा वेव फॉर्म बनाएगा, और वेव फॉर्म टूटा फूटा नहीं बन सकता, ये परफेक्ट वेव फॉर्म बनेगा। सो इट वॉज द फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है ना, इसमें घूमता है, तो आप ये अगला पॉइंट लिखेंगे और इसमें लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट इट फॉर्म्स कंप्लीट वेव फॉर्म। कंप्लीट वेव फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि ये मतलब ऐसा नहीं बनाएगा कि अधूरा वेव बनाए, मतलब इट विल फॉर्म लाइक, ये देखो ऐसे होगा, ये प्रॉपर वेव फॉर्म बना रहे हैं, लाइक ए प्रॉपर वेव फॉर्म। देखो कहीं पे भी कटा हुआ नहीं है, तो ये जब ऐसे घूमेगा तो ये कंप्लीट वेव फॉर्म बनाएगा। अगर कंप्लीट वेव फॉर्म बनाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि देखो ये रेडियस अगर r के इक्वल है, ये r के इक्वल रेडियस है, तो सर्कमफेरेंस की लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई, तो तुम बोलोगे सर ये वाली लंबाई होगी 2πr के इक्वल। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे कितने वेव बनेंगे, या तो यहाँ पे एक वेव हो सकती है, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या कितने हो सकते हैं, n वेव हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे n वेव होंगे तो ये कितने के इक्वल आएगा बच्चा, ये n लैम्डा के इक्वल आएगा। ये हमें समझ में आ रहा है किसके हिसाब से, ये डी ब्रॉगली और बोर का जो कंबाइन डिस्कशन है उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे कुछ होगा। अगर कोई हमसे बोले कि लैम्डा कितना आएगा, तुम बोलोगे h/p, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और वो आएगा h/p का मतलब बेटा कितना, mv। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखा हुआ है, इस इक्वेशन की हेल्प से ऐसा करते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आएगा व्हाट, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा का मतलब था h/p दैट इज mv। चेक अगेन, चेक दिस आउट, इट वाज लैम्डा एंड लैम्डा वाज h/mv। ये हम लोगों ने लिख दिया, तो हमारे पास ऐसे कुछ रिलेशन आ गया। हम थोड़ा सा शफलिंग कर लेते हैं, शफलिंग करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा mvr इक्वल टू n h/2π। तो हमें सेकंड पॉइंट मिल जाता है, दिस कॉल्ड सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हमने डेराइव कहां से करा, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए कि पार्टिकल वेव फॉर्म बनाएगा, और वेव फॉर्म कैसा बनना चाहिए, कंप्लीट बनना चाहिए। हमने ये सब ध्यान देके बना लिया, और जहां पे लैम्डा की वैल्यू h/p होगी, वैल्यू रखी तो सब कुछ निकल आया, ये निकल आया। बोर ने इस इक्वेशन को समझाने के लिए इस हिसाब से नहीं समझाया, उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने अपने सेकेंड पॉइंट में बोला, फर्स्ट पॉइंट तो हमें समझ में आ गया था, सेकेंड पॉइंट में बोर ने उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π where h is Planck's constant। सुन लो पहले बेटा, मैं समझाता हूं। इन्होंने बोला कि देखो ये है न्यूक्लियस, बहुत अच्छी बात है, और ये है ऑर्बिट्स, मान लो फर्स्ट सेकेंड, पता नहीं कौन सी ऑर्बिट्स हैं, ये बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, ये इतनी सारी ऑर्बिट्स हैं। लेट्स सी वी टॉक अबाउट इस ऑर्बिट की बात करते हैं। अगर हम इस वाले ऑर्बिट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे कुछ, इट्स देखो ये ब्रेक हो गया ना,
ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे सो दैट इट मे फॉर्म कंप्लीट वेव फॉर्म। देखो ये प्रॉपर सा नहीं बन रहा, बट ये प्रॉपर बनना चाहिए। उन्होंने ये कहा ये होना चाहिए। अब एक बात समझो आप, यहां पे मान लो यहां पे बन रही है एन वेव, एन वेव्स। फिर हम इसके ऊपर जाते हैं, ऊपर यहां पे ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ वेव बनेंगी। तो जब हमने यहां पे वेव फॉर्म बनाया तो इस वाले में, तो यहां पे बन रही थी n+1 वेव। तो मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे एन वेव, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एन वेव फॉर्म बना रहे हैं। जब इससे हम अगले वाले ऑर्बिट में जाएंगे तो n+1 वेव बनाएगा। अगर हम यहां की बात करें, इधर की, इधर की बात करें, इज इट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू स्टे? क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे रह पाए? तो आंसर आता बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वाले में एन वेव फॉर्म बन रहे हैं, इसमें n+1 बन रहे हैं। अगर बीच में होगा तो ना तो n बनेंगे ना n+ बनेंगे, कुछ और बनेगा। तो बोर ने अपनी थ्योरी के हिसाब से बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं वो कहीं भी नहीं रह सकते। यू कैन नॉट से कि सर कहीं भी रह लें, सर यहां भी रह लेगा इलेक्ट्रॉन, यहां भी रह लेगा, ना। वो डिफाइंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रहेगा। और ऐसी वाली ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होती हैं। और स्टेबल ऑर्बिट का मतलब हुआ इनफाइनाइट टाइम तक इलेक्ट्रॉन यहां पे घूमता और चलता रहेगा बिना किसी एनर्जी के लॉस के। रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चलता है तो एनर्जी को लॉस करता रहता है और फाइनली अगर लॉस कराता रहेगा तो फाइनली क्या होगा, सेंटर में गिर जाएगा। बोर मॉडल बोलता है ना ऐसा थोड़ी होता है, अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर में गिर जाता तब तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। इनको हम डिस्क्रीट डिफाइंड ऑर्बिट कहते हैं। नॉन रेडिएटिंग होती है, मतलब इनमें घूमते टाइम एनर्जी का लॉस नहीं होता। और ये कौन सी ऑर्बिट होती हैं? जिनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? MVR। वो किसके बराबर हो? h/2π के इंटीजर मल्टीपल के बराबर हो। h/2π का इंटीजर मल्टीपल या तो MVR = h/2π होगा बस, या MVR = 2 टाइम्स h/2π होगा, या 3 टाइम h/2π होगा, या n टाइम h/2π होगा। ये रिलेशन जहां पे एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट में घूमेगा। मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था एटम के बारे में कि न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं रिवॉल्व करते, इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। अब हो गया हमें अच्छा काम क्या हो गया? हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1, अननोन थे 2, हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, और अननोन अभी भी 2 है ना। n तो हमें मालूम होगा ना, n का मतलब कौन सी ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। दिस इज गिवन, दिस वी नो, दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी वी नो, सो वी हैव गॉट दीज 2 अननोन। मतलब यहां पे r पता नहीं है और हमें v पता नहीं है। अब कोई हमसे क्या क्या पूछ सकता है? कोई हमसे पूछ सकता है r बताओ, कोई कहेगा v बताओ, कोई कहेगा काइनेटिक एनर्जी बताओ, कोई कहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तुम सब कुछ बता सकते हो इन 2 इक्वेशन की हेल्प से। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम करते हैं स्टार्ट, और यहां पे हम लिखते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब हमने ये फाइंड करना है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट हम कैसे निकालेंगे। तो तुम बोलोगे सर हमारे पास रिलेशन आ गया था अभी MVR = NH/2π। परफेक्ट हो गया। और अगर हम यहां से रिप्लेस करें तो v कितना आ गया बेटा? v आ गया NH/2π, साथ में आ गया mr, ये v निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन था k टाइम्स z e² अपॉन r² = mv²/r इज इक्वल टू m/r टाइम्स v का मतलब क्या है? NH/2πmr का होल स्क्वायर। परफेक्ट, आपको क्लियर हो रहा है? अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k z e² अपॉन एक r, यहां से ध्यान से देखो, यहां पे एक r है, यहां पे 2 r आएंगे तो, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहां पे जब r का स्क्वायर करेंगे ना तो यहां वाला r² कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? इक्वल टू m/r n² h² अपॉन 4 π² m²। r ऑलरेडी कैंसिल हो गया। और अगर हम इसकी शफलिंग करते हैं तो हमारे पास r निकल के आता है, r
इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। एक चीज देखो, इसमें कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग हो सकती हैं डिफरेंट टाइप के एटम के लिए, और कुछ ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होंगी सबके लिए। जैसे ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये 9 × 10⁻⁹ और ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब हम इनको अलग करेंगे तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा? वील गेट दिस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर और साथ में आएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड। हमारे पास अब चॉइस होगी। एक चॉइस तो ये कि हम इतने बड़े रिलेशन को याद रखें। नो डाउट इसको याद रखना पड़ेगा। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ा इशू ये है कि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते हैं, वो दिमाग में होने भी चाहिए। हमें चाहे पूरा डेरिवेशन याद ना हो, बट ये इक्वेशन फाइनली याद होने चाहिए। क्योंकि कई बार कोई आपसे पूछ लेगा कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डिपेंडिंग अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। 4 ऑप्शन में एक लिखा होगा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1/e स्क्वायर। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा ना एक्सप्रेशन, हम ये आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से फिट होनी चाहिए। इसको हमें याद रखना चाहिए कि ये क्या बता रहा है। लेकिन अगर फिर भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आए, जैसे कोई पूछे कि फाइंड रेडियस, सीधा सीधा किसी ने पूछा कि फाइंड रेडियस, तो फिर इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद रखना हमारे लिए बेकार होगा। तो हम क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे सर आर इक्वल टू, एक बात ध्यान रखना, देखो अगर हम बात कर रहे हो हाइड्रोजन एटम की, बेटा हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, Z कितना होगा? 1। अगर हम बात कर रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो n कितना होगा? ये भी होगा 1। अगर ऐसा करेंगे तो r क्या चीज़ आ जाएगी? r आएगा a, और इसको हम क्या बोलेंगे? r0। r0 मतलब ग्राउंड स्टेट। r0 आएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। आप कैलकुलेटर उठाओ और बड़े आराम से इसको सॉल्व करो, और जब तुम सॉल्व करके निकालोगे ना तो मैं बता देता हूं क्या निकल के आएगा। ये निकल के आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये इतनी वैल्यू निकल के आएगी। सो अच्छा पता क्या होगा, अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है तो इतना लंबा एक्सप्रेशन याद नहीं करना। हाँ, अगर हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है तो याद रखना पड़ेगा। अगर रेडियस कैलकुलेट करनी है तो वी हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस वैल्यू एंड वील राइट सिंपली क्या? r इक्वल टू r0 n स्क्वायर बाय z। बस खत्म हो गया। जैसे कोई आपसे बोले फाइंड रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He प्लस। He प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 2 होता है। और ऑर्बिट कौन सी है? फिफ्थ है। करना क्या है आपने बेटा? आपने बोला r इक्वल टू r0 दैट इज 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज हाउ मच? 0.529 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 व्हाट? एंगस्ट्रॉम। आप इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें अगर हम इतना लंबा एक्सप्रेशन याद रखते तो प्रॉब्लम थी। तो ऐसे वाले केस में हमने सीधा ये वैल्यू रखी और निकल गया। क्लियर है? सो ये आपने अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है टू गेट द आंसर, राइट? सो इट वाज अबाउट द रेडियस। सो रेडियस इज साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अगर ये n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो कोई आपसे बोले कि इन एनी एटम, नोट, इन एनी एटम R1 is to R2 is to R3 equal to 1 is to, what do you think, is to 4 is to 9। ये कहां से आया? हमें साफ दिख रहा है बेटा, R प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n स्क्वायर। n मतलब ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो n को 1 रखेंगे, अगले वाले स्टेज की बात करेंगे तो n को 2 रखें। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो ये R का रेशियो इस हिसाब से आएगा। इन एनी एटम, मान लो हम हीलियम की बात करेंगे तो Z तो सब में सेम आएगा, बट n अलग अलग ऑर्बिट में डिफरेंट होगा, और ये रिलेशन इस हिसाब से आएगा। दिस यू हैव टू मेमोराइज। परफेक्ट, आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अगर कोई हमसे बोले, अभी हम बात कर रहे थे रेडियस की, अगर कोई हमसे बोले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में अगर हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है कि कितने के इक्वल आएगा, तो तुम क्या बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो सर रिलेशन अभी अभी तो था हमारे पास mvr इक्वल टू nh/2 आई थिंक इतना क्लियर है। नाउ दिस v इज इक्वल टू व्हाट? nh/2 mr इज इक्वल टू nh/2 व्हाट इज दैट r? दैट r इज 2 mv ले लेते हैं r। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रादर दिस r क्या लिखा हुआ है? r लिखा हुआ है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, मतलब वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन हैव दिस n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z k e स्क्वायर था, वो नीचे की जगह कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बिकम लाइक z 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है दिस v इज इक्वल टू 2 पाई k e स्क्वायर, काफी कुछ कट जाएगा, नीचे आएगा nh। आई थिंक क्लियर है। और साथ में यस, साथ में z भी आएगा, दिस इज z। सो दिस द रिलेशन यू कैन सॉल्व, यू कैन गेट दिस आंसर। अगर हम बात करें अगेन, अगर हम बात करें फॉर H एटम, सॉरी फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो Z कितना आएगा? 1 आएगा। और ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट में N कितना आएगा? वो भी 1 आएगा। तो हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो Z 1 और ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो N इक्वल टू 1। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा V का, और वो कितने के इक्वल होगा? 2 पाई k e स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। दिस इज द वैल्यू। और ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड स्टेट, या हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी वैल्यू इतनी है। हम इसकी वैल्यूज डाल सकते हैं। जब आप इसकी वैल्यू डालोगे तो दिस कम्स आउट 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁶ इज नॉट स्लो स्पीड, बट इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी ज्यादा है। ये जो स्पीड है वो नियरली 137 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से 137 टाइम्स कम है। क्लियर? बट हमें एक आइडिया लग जा रहा है कि ये इसकी स्पीड कितने के इक्वल आ रही है। सो दिस इज द वैल्यू। अच्छा, एक और चीज हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे n के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब हुआ कि n यहाँ पे आ रहा है नीचे, तो जितना ज्यादा n होता जाएगा, मतलब वी कैन से दैट v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो कोई अगर आपसे पूछता है, ऐसे एक एग्जांपल आ जाता है, न्यूक्लियस और यहां पे है, सपोज करो कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन 1, यहां पे है इलेक्ट्रॉन 2, और कोई आपसे कहे विच इलेक्ट्रॉन हैज हायर वेलोसिटी, मतलब कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेलोसिटी से रन कर रहा है। तो हमारा दिमाग ऐसे बोलता है कि यार ये दूर है तो ये ज्यादा वेलोसिटी से रन कर रहा होगा, बट एक्चुअली इसके साथ रिलेशन n का उल्टा रिलेशन है। इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है। इसका मतलब अगर ये v1 की बात करें अगर हम, कि v1 इज इक्वल टू लेट अस से v0 वेलोसिटी से जा रहा होगा, v1 को की वेलोसिटी को अगर हम v0 मान लेते हैं तो जो v2 होगा वो v0/3 होगा। ऐसा क्यों? रिलेशन आ रहा है इनवर्स में। इस वाले स्टेज में n की वैल्यू 1 होगी तो हमने उसको v0 मान लिया, और इस वाले के लिए n की वैल्यू 3 होगी, लेकिन ये n नीचे आ रहा है इसलिए क्या होगा? v0/3। इसका मतलब ये वेलोसिटी ज्यादा है और ये वेलोसिटी कम है। तो जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ता जाता है, ऑर्बिट का नंबर बढ़ते चले जाता है, वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू उसी पैटर्न में कम होते चली जाती है। परफेक्ट। सो इट वॉज अबाउट दी रेडियस एंड वेलोसिटी। कोई आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है कि सर फ्रीक्वेंसी बताओ, हमारे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी, सो दैट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली न्यू इज इक्वल टू
टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर अपॉन वी, और ये क्या होगा v अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और उसके बाद से हम वैल्यूज डालेंगे v और r की, और हम वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एटम, जो हमेशा हर चीज में पूछा जाता है, दैट इज दी एनर्जी। तो एनर्जी में आएंगी दो तरह की एनर्जी, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एनर्जी। अब मैं एनर्जी में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको याद है एनर्जी दो तरह की होती है, वन इज काइनेटिक, अदर इज पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। बट जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, वो होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी। परफेक्ट। सो वी हैव दिस एनर्जी, नाउ वी हैव फर्स्ट पार्ट दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं घूम रहा, क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो वो कितने की इक्वल होगी? दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स m इंटू वी स्क्वायर। ये इतने के बराबर होगी, जो हमने सॉल्व करना है। निकालने का मेथड क्या होगा? निकालने का मेथड अगर हम बिगनिंग से करेंगे तो हमारे पास मेथड होगा वो क्या? वो होगा k z e स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। परफेक्ट है। यहां से हम कह सकते हैं k z e स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आर कैंसिल हो गया। अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो ये ऐसे बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और ये क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस वाले फॉर्मूले में v की वैल्यू रखते हैं जो हम लोगों ने अभी निकाली थी प्रूफ सॉल्व करके, या तो हम उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर हम उसको प्लेस नहीं करना चाहते तो फिर हम r को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले में v प्लेस करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में r प्लेस करना पड़ेगा। दोनों केसेस में आंसर हमारा निकल आना है। सो एक्चुअली व्हाट इज दैट काइनेटिक एनर्जी? अगेन हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी आता है k z e स्क्वायर अपॉन 2r। एट द सेम टाइम कोई आपसे बोले पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी k q1 q2। q1 ये न्यूक्लियस का चार्ज और q2 किसका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम चार्जेस के साथ उनका साइन प्रॉपर प्लेस करेंगे और यहाँ पे आएगा r, एंड दैट इक्वल टू माइनस टाइम्स k z e स्क्वायर अपॉन r। दिस इज समथिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो अभी हमें क्या पता चल गया? हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम चल गई, हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम चल गई। ध्यान से देखने की बात है, ये नेगेटिव में आ रहा है और ये पॉजिटिव में आ रहा है। क्लियर? एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नो डाउट वैल्यू कम होगी क्योंकि नेगेटिव में है। अगर हम नेगेटिव साइन हटा देते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जबकि ये वाला मैग्नीट्यूड कम है। क्लियर? अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालें, यहीं पे टोटल एनर्जी की वैल्यू की बात करें, टोटल एनर्जी, तो ये हमेशा होगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। ये दोनों का सम आएगा और ये इक्वल टू आएगा k z e स्क्वायर अपॉन 2r प्लस माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। अगर हम इनको सम कर रहे हैं तो ये इक्वल टू आ रहा है माइनस टाइम्स k z e स्क्वायर अपॉन 2r। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड मॉड ले लिया, जिससे साइन का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। किससे कम होगा? पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से। एक बात समझ में आती है। दूसरा हमें समझ में आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी के इक्वल। लेट अस चेक। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? इतने के इक्वल। और टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? नो डाउट ये पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दी विदाउट साइन वैल्यू। विदाउट साइन वैल्यू की बात करेंगे तो ये और ये सेम वैल्यू आ रही है, दोनों की वैल्यू या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। परफेक्ट हो गया। तो अगर हम इन एक्सप्रेशन में r की वैल्यू को प्लेस करें, जो r वॉज, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट वॉज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये हमारे पास r की वैल्यू है। अगर हम इस वाली वैल्यू को प्लेस करते हैं अपने टोटल एनर्जी के इक्वेशन में, दैट टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग आगे से E बोलेंगे, वॉज इक्वल टू माइनस टाइम्स Z E स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय 2r। ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी। अगर हम इसमें इस वाली वैल्यू को प्लेस करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आता है माइनस टाइम्स के Z
ई स्क्वायर बाई 2 एंड दैट आर इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर चले जाएगी, दैट विल बिकम 4 पाई स्क्वायर एम जेड के ई स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ई इज इक्वल टू दैट इज माइनस टाइम्स 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन एच स्क्वायर, और साथ में आएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कब, जब इलेक्ट्रॉन कहां पे हो, nth ऑर्बिट में हो, और किस एटम की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितने के इक्वल है, z के इक्वल है। परफेक्ट है, ये हमारे पास प्रॉपर रिलेशन आ गया। अगर हम बात करें H एटम की, मतलब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो बेटा Z कितना आएगा, Z आएगा इक्वल टू 1। अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो n को कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो E को हम लोग बोल सकते हैं E नॉट, और वो कितने के इक्वल आएगा, माइनस टाइम्स, या माइनस को अभी हम, या माइनस टाइम्स 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन एच स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करते हैं ना, इतनी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो माइनस जैसा था वो सेम टू सेम है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये काफी ज्यादा एनर्जी होती है। इट्स गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतना एनर्जी होगा जब हम बात करें हाइड्रोजन एटम जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आप सोचो, अगर हम आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, यूरेनियम की बात करें, जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं और वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कोई तुमसे पूछे कि एटॉमिक एनर्जी का लेवल कितना होगा, अभी मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एनर्जी कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, और वहां पे Z की वैल्यू 1 नहीं है, Z काफी बड़ा है, और Z काफी बड़ा है, और इस वाले इक्वेशन में Z का स्क्वायर है। इसका मतलब हम सारी एनर्जीज को सम करेंगे तब वो टोटल एनर्जी निकल के आएगी, और वो 13.6 से बहुत बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक की साइंस या फिजिक्स जितनी डेवलप हुई है उसके हिसाब से हम यूरेनियम की टोटल एटॉमिक एनर्जी को अच्छी तरह से एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। कारण बोर की थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इंट्रैक्शन। अभी हम लोग इस वाली थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं कि एक न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अभी हम फोर्स किसके किसके बीच में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में। इमेजिन करो कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते या 2 अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते, और कोई आपसे बोलता है इस पर कितना फोर्स काम करेगा, इस पे बहुत सारे फोर्स काम करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन पे नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा, बहुत सारे फोर्सेस काम करेंगे। फिर जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे वो ऐसा नहीं आएगा, वो इससे बहुत डिफरेंट आएगा। इसलिए बोर थ्योरी इज सिंप्लीफाइड थ्योरी एप्लीकेबल फॉर जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब अगर हम जनरल केस बनाए एनर्जी का तो दैट जनरल केस बिकम्स माइनस 13.6 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी। परफेक्ट, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती है। हम क्या करेंगे, हम अलग अलग ऑर्बिट में सॉल्व करें तो वो अलग अलग ऑर्बिट में निकाल सकते हैं। जैसे आप मानो कि हमने एक ये न्यूक्लियस बना दिया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये ऑर्बिट्स हैं, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4। कोई बोले कि सर ये हाइड्रोजन एटम है, पहली बात तो हम ये मान के चल रहे हैं हाइड्रोजन एटम है, सिंप्लीफाइड, आसान, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, ये हाइड्रोजन एटम है। कोई तुमसे बोले E1 निकालो, E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, आसान है, E1 की वैल्यू आएगी कितना, दैट वुड बी माइनस 13.6। Z को तो लेना नहीं है क्योंकि वो कितने के इक्वल था, दैट वॉज इक्वल टू जस्ट 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। सो डिवाइडेड बाय 1 दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म हो गया। अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन सर यहां से उठ के यहां चला गया, क्यों चला गया पता नहीं, यहां से उठा और यहां चला गया, सेकंड में चला गया, अब बताओ एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी होगी E2। अंडरस्टैंड करना, खाली ऑर्बिट की एनर्जी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन के होने से एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के 2 में चला जाएगा तो एनर्जी होगी हमारे पास, वो कितनी होगी, माइनस 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, हाउ मच, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परफेक्ट। E3 की बात करें कोई हमसे, E3 कितना होगा, तो आंसर आएगा माइनस 13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, हाउ मच 13.6
अभी मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को याद आ गया कि हम लोग ने उल्टा कर दिया। यहाँ पे लिखा था z² / n², इस फॉर्मूले में उल्टा हो गया। यहाँ पे हम सही सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली इट वाज z² / n², सो सॉरी, राइट, यस। सो यहाँ पे E3 आएगा कितना, नीचे n² आ रहा है, हाउ मच, थर्ड का स्क्वायर कितना, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं एनर्जी ड्रास्टिकली शिफ्ट हो जा रही है। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 थी, वो यहाँ जाके काफी कम हो गई। यहाँ देखो बहुत ज्यादा कम हो गई है। फोर्थ ऑर्बिट में तो और ज्यादा ड्रास्टिकली शिफ्ट होने वाला है, E4 होने वाला है हाउ मच, -13.6/4 का स्क्वायर, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग हाई। सो कोई आपसे बोल सकता है कि सर ये डिक्रीज हो रहा है, यस डिक्रीज हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि सर ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, बट सच में क्या हो रहा है, सच में हो रहा है कि ज्यादा है लेकिन नेगेटिव में ज्यादा है, ये कम है लेकिन नेगेटिव में कम है। सो एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू ये ज्यादा है, बट ओवरऑल वैल्यू की बात करेंगे तो ये सबसे कम है। तो सच ये है कि ये एनर्जी लेवल कम होता है, ये ज्यादा और ये और ज्यादा। सो बेसिकली E4 इज मैक्सिमम जो अभी हमें दिख रहा है उसके हिसाब से, E3 उससे कम होगा, E2 उससे कम होगा और E1 सबसे कम होगा। ये एनर्जी का लेवल है एटम के अंदर। आपको बात समझ में शायद आ गई होगी बेटा। मैं दोबारा समझाता हूं बच्चा, ये सबसे कम एनर्जी होगी, ये ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। एज यू आर मूविंग अप एंड अप एंड अप, यू आर फाइंडिंग दैट एनर्जी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। परफेक्ट। एक बात सोचो आप कि अगर हमने, ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाना है, यहां से उठाना है, n = 1 है ये, हाँ, दिस पॉइंट इज n = 1। यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाना है और बाहर निकाल देना है, मतलब इससे कहना भाई बाहर जाओ। ऐसे वाली सिचुएशन को बोलते हैं आयनाइज होना। क्या बोलते हैं? आयनाइज होना। और इसको जो एनर्जी दी जाएगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हम एटम को क्या बना दे रहे हैं? आयन बना दे रहे हैं। तो अगर तुम एनर्जी दोगे तो कैसे दोगे? कोई फोटोन प्रोवाइड करोगे, तो बाहर से एक फोटोन आएगा। फोटोन देखो, फोटोन आ रहा है, देखो आ रहा है और ये चला गया। कितनी एनर्जी का? hν का। इसको मिला और ये बाहर निकल गया, इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाना है और कहां तक ले जाना है? इतना दूर ले जाना है कि वापस ना आए। इतना दूर का मतलब कौन से वाले ऑर्बिट में भेज देना हमने? इनफाइनाइट ऑर्बिट में भेज देना। इतना दूर की ये कभी भी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसे वाले केस में एनर्जी, ऐसे वाले केस में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट को बेटा क्या बोलेंगे हम? E1 बोलेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो फिर तो चक्कर नहीं है, Z कितना होगा? 1 होगा। E की वैल्यू कितनी आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n = इनफाइनाइट ऑर्बिट। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम ये कर रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया, कहाँ तक भेज दिया? n = इन्फिनिटी तक। अगर हम वहाँ भेज देंगे तो जो एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे E2 या E फाइनल, और वो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 क्यों? क्योंकि n² नीचे आता है। जब n का स्क्वायर करेंगे मतलब इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 0 वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए? उसके पास एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, फिर इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहां चला गया। तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? डेल्टा E कितने के इक्वल होगा? वो E2 - E1। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हम हमेशा क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां पहुंच गया? यहां। पहले कहां था? यहां। तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट वुड बी इक्वल टू 0 - 13.6, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से उठ के बाहर चला गया तो उसने कितनी एनर्जी ले ली? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ले ली। कौन? कहां से आया? कहां से आया? ये किसने दी है? इट इज एनर्जी गिवन बाय फोटोन। ये एनर्जी बेसिकली फोटोन ने दी है। इसका मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू व्हाट? hν। मतलब जो फोटोन हमारे पास आया उसकी एनर्जी कितनी थी? hν। और वो कहां चली गई? वो उस इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो गई। इलेक्ट्रॉन वहां से उठ के कहां चला गया? बाहर चला गया। परफेक्ट है। इस हिसाब से हम अलग अलग चीजों को सॉल्व करते होते हैं। आप अगर सोचो कि हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं भेजना,
ऐसे भी तो हो सकता है, कोई आपसे ये पूछ सकता है कि सर सपोज करो हमारे पास ये एटम है, देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन n=2 में है, दिस इज n=2 और ये n=4 है, हमने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को उठाना है और यहाँ तक सेंड करना है। कैसे जाएगा? तुम बोलोगे सर एक फोटोन आएगा, इस पर गिरेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी का? न्यू का। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू। वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को 2 से उठाएगा 4 तक ले जाएगा, मतलब ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा E के बराबर। डेल्टा E का मतलब E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 दैट इक्वल टू व्हाट इज E2? E2 को लिखेंगे हम लोग माइनस 13.6। याद करो Z की वैल्यू हम अभी भी क्या लेंगे? 1 ले रहे होंगे। 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, सॉरी E2 किसको बोल रहे हैं हम लोग? इसको बोल रहे हैं, मतलब n कितना आएगा? 4 के बराबर आएगा। सो दिस इज बेसिकली 4 का स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया E2। उसके बाद हम बात करेंगे E1, मतलब E2 मतलब ये वाली एनर्जी, E1 मतलब यहाँ वाली एनर्जी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? माइनस टाइम्स 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। परफेक्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस क्या लिखना था हमें? 2 का स्क्वायर। ये हमने गलती कर दी ना, ये E1 है ना, E1 मतलब यहाँ की एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो उसके हिसाब से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13.6 हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना आएगा? 1/4 माइनस 1/16। परफेक्ट हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 13.6 और 16 और यह ऊपर आएगा 3। तो दिस इज व्हाट वैल्यू, मतलब इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी। दिस इज समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये होगा h न्यू। मतलब एक फोटोन जो हमारे इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से उठ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो फोटोन से एनर्जी लेगा और एनर्जी ऑफ फोटोन होगी इक्वल टू दिस वैल्यू जो हमारे सामने दिया हुआ है। इस तरह से हम अलग अलग टाइप से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हम पढ़ते हैं एक टॉपिक में जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या स्पेक्ट्रम, या एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि जब भी किसी एटम के ऊपर फोटोन गिरते हैं तो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके फिर नीचे को डी एक्साइट होता है, मतलब आप समझो कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के ऊपर ले जाना है तो हमें इसके ऊपर फोटोन डालने पड़ेंगे। इसका उल्टा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहां पहुंच गया और जब यहां से नीचे आएगा तो हमें डालने नहीं पड़ेंगे, ये फोटोन को रिलीज करेगा। रिलीज करने को बोलते हैं एमिट करना। ऐसे वाले में मिलेगा हमें एमिशन स्पेक्ट्रा, और जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया बेटा। आज का लेक्चर यहां ओवर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।